Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Student, this is the second video of the exam series, question number 2. And in the previous video, we discussed reading comprehension in detail and I hope कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने उस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। समरी राइटिंग पे अलग से वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है हम कुछ आगे आने वाली स्लाइड्स पे भी इसको देखेंगे और पेपर के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। 8 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने ये सोचा था कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी बिकॉज देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स जिन पे मैं बात करना चाह रहा था, डिटेल में बात करना चाह रहा था और इनफैक्ट आपको समरी राइटिंग करके दिखाना चाह रहा था ताकि आपको डिस्कशन के बाद एक मॉक समरी राइटिंग का भी एक डेमो दिया जाए ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से समरी को लिखा जाता है। सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट आई वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। वी हैव ऑलमोस्ट 19 स्लाइड्स। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समरी राइटिंग की समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Students, have a look on the table of content. In this video lecture, we will be discussing the following aspects of summary writing. सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव कि फेडरल बोर्ड किस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम करता है अपने पेपर में, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फेडरल बोर्ड ने हमें इस क्वेश्चन को लिखने के लिए दी हैं ताकि इस क्वेश्चन में अच्छे से मार्क्स लिए जाएँ। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है स्मार्ट टेक्निक का नाम जिसको मैंने दिया और इस स्मार्ट टेक्निक से हम लोग जो है वो समरी राइटिंग को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि स्टूडेंट्स बेसिकली पेपर में या जनरली समरी राइटिंग में क्या मिस्टेक्स करते हैं ताकि हम आपके जहन में जब वो मिस्टेक्स होंगे तो आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक सैम्पल समरी राइटिंग होगी जिसमें आपके सामने एक टेक्स्ट जो है उसको शो किया जाएगा, उस टेक्स्ट को पढ़ के सुनाया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से हम वो स्मार्ट एलिमेंट्स को, स्मार्ट टेक्निक को इसके ऊपर अप्लाई करके हम समरी को लिख सकते हैं, उसको फ्रेम कर सकते हैं। और उसके बाद एज़ यूजुअल कुछ जनरल मोटिवेशन और कुछ जनरल बातें आपसे होंगी और उसके बाद ये वीडियो अपने एंड तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समरी बेसिकली होती क्या है, समरी राइटिंग का पर्पस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट्स, समरी राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग अ पैसेज, आर्टिकल और टेक्स्ट इनटू अ शॉर्टर वर्जन कैप्चरिंग ओनली द मेन पॉइंट्स। अब यहाँ से सारी की सारी बात आपको क्लियर हो जाती है कि समरी राइटिंग का बेसिकली मकसद ही ये है कि जो भी आपके पास टेक्स्ट है, जो भी आपके पास पैसेज है, कोई भी तहरीर आपके पास है, उसका शॉर्टर वर्जन पेश करना। ठीक है, अब आपके पास जो टेक्स्ट मौजूद होगा आपने उसमें खुद से कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, आपने वो जो लिखा होगा उसी लिखे हुए को उठा के उसको शॉर्ट फॉर्म में पेश करना है, उसको प्रिसाइज फॉर्म में पेश करना है। अब प्रिसाइज फॉर्म में पेश करने से मुराद क्या है, किस तरीके से प्रिसाइज फॉर्म, वेदर यू आर गोइंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, वेदर यू आर गोइंग विद द एंडिंग पार्ट, द लास्ट पार्ट, द कंक्लूजन पार्ट या जो उसके दरमियान में बॉडी होगी उसको लेना है और कितने कंपोनेंट्स लेने हैं, किस रेशो में लेने हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ये हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो पॉइंट है किसको एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो बहरहाल डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि जो हम किसी भी टेक्स्ट को उसकी शॉर्ट वर्जन में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं हमारे पास समरी राइटिंग है। अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द कोर आइडियाज़ ऑफ अ टेक्स्ट कंसाइजली एंड एक्यूरेटली। तो किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पैसेज के अंदर से जो कोर आइडियाज़ हैं, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, जो उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो उसकी रूह हैं, जो उसकी स्पिरिट हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये हमारा पर्पस है थ्रू समरी राइटिंग। तो जब आपके पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं और राइटर आपको या एग्जामिनर आपको एक पैसेज देता है तो बेसिकली वो यही चाहता है कि इस आपकी स्किल देखी जाए कि क्या इस पूरे पैसेज को पढ़ के आप उसमें से कोर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। तो अगर आप उन सारे के सारे कोर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में इन अ प्रिसाइज वे, एक्यूरेटली, विदाउट स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स अगर आप उसको निकालने में कामयाब हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे आप उन पे पूरे उतरे हैं तो आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ अ कॉमन टास्क इन एग्जाम्स रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्रीहेंशन एंड द एबिलिटी टू फिल्टर। मैंने एबिलिटी टू फिल्टर को अंडरलाइन भी किया है, इसको कलर भी चेंज किया है कि ये आपकी काबिलियत या आपकी सलाहियत चेक होती है पेपर में कि क्या आप किसी भी टेक्स्ट को फ़िल्टर कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
फ़िल्टर करते हुए जो गैर ज़रूरी चीज़ें इनको आप बाहर निकाल देंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इसमें कोर एलिमेंट्स हैं, उसको निकाल के उसको लिखने को हम कहते हैं ये समरी राइटिंग है। और यही जो है बेसिकली उसका हदफ भी है, उसका पर्पस भी है और ये इसकी इंपॉर्टेंस भी शो करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ समरी राइटिंग, इट इन्हांसेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ज़ाहिर है जब आप उसको समरी लिखेंगे तो पहले आपको टेक्स्ट को पढ़ना होगा, देन क्रिटिकल थिंकिंग, उसको एनालाइज करना होगा, देन हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ द कोर एलिमेंट्स फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, ये चीज़ एबिलिटी आपकी चेक होगी। एंड राइटिंग क्लैरिटी, इससे आपकी राइटिंग में एक मेच्योरिटी और एक क्लैरिटी आपकी राइटिंग में जो है वो दिखेगी, एक एक्यूरेसी जो है वो आपकी राइटिंग में दिखेगी। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई रियली वांटेड टू डिस्कस विद यू, ताकि आपको इसके बारे में पता हो। Students, if we talk about the perspective of Federal Board, the passage would be of 250 to 350 words और उस पे हमें एक समरी लिखनी होगी और समरी के जो मार्क्स हैं आपके पेपर में दैट वुड बी 8 मार्क्स। और वो जो समरी राइटिंग है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और आपने समरी राइटिंग में साथ साथ उसका एक टाइटल भी लिखना होता है। ये मैं कहीं स्लाइड्स में मैंने मेंशन नहीं किया कि बिकॉज आई एम टॉकिंग इन जनरल अबाउट समरी राइटिंग, लेकिन आपके पेपर में फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में इवन 9th-10th में भी ऐसा ही है कि यू आर सपोज टू राइट द टाइटल एज वेल। आपने टाइटल भी लिखना है। तो बच्चे क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आप टाइटल शुरू में लिख लो। जैसे ही आप समरी राइटिंग शुरू करो तो टाइटल की हेडिंग दो, उसी टेक्स्ट को एक अच्छा सा टाइटल दे दो और उसके बाद समरी की हेडिंग दे के समरी लिखना शुरू करो, ताकि एंड पे आप भूलें ना। तो ये अब फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव आपको पता भी होगा, 9th-10th में आप लोग पढ़ के हैं, तो इस स्लाइड पे ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आगे चलते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्मार्ट टेक्निक, जिसको खुद से ही कॉइन किया गया कि स्मार्ट टेक्निक बेसिकली क्या टेक्निक है। इस टेक्निक को आप यूज़ करके बहुत अच्छे से आप समरी राइटिंग जैसे क्वेश्चन पे काबू पा सकते हैं और उसमें आप फुल मार्क्स स्कैन कर सकते हैं। अब बेसिकली स्मार्ट टेक्निक क्या है? स्मार्ट एस से बनेगा स्कैन द टेक्स्ट। स्टेप 2 में यू आर सपोज टू मार्क इंपॉर्टेंट आइडियाज़। इन स्टेप 3 अरेंज की पॉइंट्स। स्टेप नंबर 4 वुड बी अबाउट रिमूवल ऑफ unnecessary details, and at the end you are supposed to turn into summary. So S for scanning, M for marking important ideas, A for arranging them, R for removal of unnecessary details, and T for turn into summary. So this is how we can make an accurate and effective summary writing. So I hope कि you're very much aware of this thing. अब यही points हम आगे मॉक समरी में अप्लाई भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, आपके साथ ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स पेपर में करते हैं, ताकि जब आपको मिस्टेक्स पता होंगे तो आप पेपर में उनको अवॉइड करेंगे। और ज़ाहिर है जब आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपकी समरी राइटिंग में एक मेच्योरिटी आएगी, एक क्लैरिटी आएगी, एक एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं? सबसे पहले तो कॉपिंग एग्जैक्ट टेक्स्ट। यू आर नॉट अ चाइल्ड, योर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर, इवन 9th-10th में भी होती है। तो 9th-10th के बच्चे भी जो है वो स्टूडेंट्स भी बहुत छोटे बच्चे नहीं होते। सो यू गाइज आर नॉट सपोज टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब जो बच्चे इसमें थोड़ा सा जिनकी राइटिंग में इतनी स्किल्स नहीं होती, वो वहाँ से कॉपी करके पहले 2 लाइनें लिखते हैं, फिर 2 लाइनें छोड़ के फिर अगली 2 लाइन लिखते हैं। वो बस करते हैं, बस वहीं से एक्सट्रैक्ट किया और वहीं से लिख लिया एंड यू नो हियर द समरी। तो इस वजह से ग्रामेटिकली उनका टेक्स्ट गलत ना भी हो तो उनके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर जब देखता है कि इस बच्चे ने वहाँ से कॉपी किया है तो वो उसको 8 में से 4 मार्क्स दे देगा, 5 दे देगा। वो ये कहेगा इसने तो वहाँ से देख के एज इट इज़ लिख दिया। येस, यू कैन कॉपी एंड आई कैन गिव यू अ रेशो कि आप अगर जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लिखने में इश्यूज़ हैं, जिनके अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इतने अच्छी नहीं, सबसे पहले तो उस पर वर्किंग करें। लेकिन बहरहाल अगर आपके पेपर में फिर कोई ऐसा पेपर में मसला आ जाता है तो आपने ये करना है कि आपने 60-40 का रेशो रखना है। कम से कम 60% टेक्स्ट आपका अपना होना चाहिए, रीफ्रेज्ड टेक्स्ट होना चाहिए, और 40% आप वहाँ से कॉपी करते हैं तो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्वाइट एक्सेप्टेबल। बट स्टूडेंट्स हु कैन राइट ऑन देयर ओन, दे आर सपोज टू राइट अबव 90% ऑन देयर ओन। 90-10 का रेशो रखें, 95-5 का रेशो रखें, 95% आप खुद से लिखें, कुछ आप उसमें से जो है वो कॉपी कर सकते हैं। देखें, कॉपी भी अगर आपने करना है तो आप एक स्मार्ट तरीके से करें। यू कैन कॉपी द चंक्स, यू कैन कॉपी सम ऑफ द एक्सप्रेशंस, पूरे का पूरा सेंटेंस कॉपी ना करें। हाँ, कुछ अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको कोट करना चाहते हैं तो यू कैन राइट दैट सेंटेंस, बट कोशिश करें कि 90-95% टेक्स्ट आपका अपना टेक्स्ट हो, वहाँ से कॉपीड टेक्स्ट ना हो। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स
एडिंग पर्सनल ओपिनियंस। देखें स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा और इसको अमल में लाइएगा कि जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यू आर सपोज टू समराइज द टेक्स्ट, डू नॉट एक्सप्लेन द टेक्स्ट। बच्चे क्या करते हैं कि उस एक पोर्शन को ले कि उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट, आप उसमें अपने ओपिनियंस को ऐड करेंगे। आप कहेंगे यहाँ पे राइटर के कहने का मकसद ये है। यू नॉट सपोज टू टेल द एग्जामिनर के राइटर के कहने के क्या मतलब है। वो हमारे क्वेश्चन का हासिल ही नहीं है। हमारे क्वेश्चन का मकसद ये है, हमारे क्वेश्चन का पर्पस ये है कि उसी टेक्स्ट को आप समराइज्ड वे में लिखें। आप उसी को जो है वो बातें वही होंगी, अल्फाज आपके होंगे। सो आप उसमें अपनी तरफ से भी कोई जो है वो चीज़ें नहीं डाल सकते या अपनी एग्जांपल्स नहीं डाल सकते। सेकेंडली, जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये इशू वैसे पोइट्री में भी आता है, मैं वहाँ पे भी आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि लोग एक्सप्लेनेशन को और पैराफ्रेजिंग को आपस में कंफ्यूज करते हैं। तो आपने खुद से कुछ भी नहीं, ये तो आपके लिए आसानी है। ज़ाहिर है इसमें आपको खुद से टेक्स्ट को जनरेट नहीं करना पड़ेगा, जो जनरेटेड टेक्स्ट है उसी को रिफ्रेज करना पड़ेगा। तो आप अपने पर्सनल ओपिनियंस जो हैं उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। तीसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मिसिंग की पॉइंट्स। अगर उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया और आप उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मिस कर देते हैं। समरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि टेक्स्ट कम होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए या 1/4 होना चाहिए या हाफ होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ समरी। समरी ये होती है कि आपने कम भी लिखना है, प्रिसाइज भी करना है उसको, लेकिन जो आप प्रिसाइज करेंगे तो वो फिल्टर्ड टेक्स्ट होना चाहिए। उसमें से ख़ास बात ही अगर आपने छोड़ दी तो फिर उसमें जान नहीं रहेगी ना, वो तो टेक्स्ट तो फिर पूरा समझ में ही नहीं आएगा। तो आपने जो उसमें हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, जो उसमें जो कोर पॉइंट्स हैं, उनको मिस नहीं करना। अगर आप कोर पॉइंट्स को मिस करेंगे तो यू विल लूज़ द मार्क्स एज वेल। फोकसिंग ऑन एग्जाम्पल्स इंस्टेड ऑफ कोर आइडियाज़। तो वो क्या करते हैं, जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो कि ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, आप उसको उठा के लिख देंगे तो आपका टेक्स्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन उसमें वो जान नहीं रहेगी, वो एक मेच्योर राइटिंग नहीं होगी, तो उसमें आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाएंगे। देन अनदर मिस्टेक, राइटिंग ओवरली लॉन्ग समरीज। अब वही बात कि बच्चे समरी देखो 1/3 में नहीं कहता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिलीजियसली फॉलो कि 1/3 ही होना चाहिए। अगर 100 जो है वो वर्ड्स का एक पैसेज है तो यू आर सपोज टू राइट 33 वर्ड्स। मैं इस पे फोकस नहीं करता। मैं फोकस करता हूँ कि 33 से आप 40 पे जा सकते हैं, 45 पे जा सकते हैं। इतना भी अगर आप टेक्स्ट करते हैं तो दिस इज़ ओके फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टेस्ट, और वो एग्जामिनर भी उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा समरी ना हो। बाज़ दफ़े होते हैं कि पैसेज हमारा 4 सेंटेंसेस का होता है और हमने उसकी जो समरी है वो हमने 8 सेंटेंसेस की लिख दी है, तो उस चीज़ से बचना है आपने। ठीक है, प्रिसाइज वे में कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसमें से जिसके मैक्सिमम सेंटेंसेस जो हैं वो हाईलाइटेड सेंटेंसेस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो उस टेक्स्ट में हम इसको वॉयलेट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंड कि हम 1/3 को एग्जैक्टली 1/3 को जहन में नहीं रखते। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए अगर कुछ ऐसा टेक्स्ट है। हाँ, एक कहानी है, उस कहानी को आप 1/3 में करना उसको ईजी है, लेकिन अभी जो मैं आपसे टेक्स्ट यहाँ पे शेयर करूँगा वो भी मैंने 1/3 नहीं किया। यही चीज़ समझाने के लिए कि 1/3 एक आपको एक रास्ता बताया जाता है, एक आपको पैमाना बताया जाता है कि आपने उसका तीसरा हिस्सा करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसको वॉयलेट कर देंगे तो नॉट अ बिग डील, दैट इज़ प्योरली एक्सेप्टेबल बाय द एग्जामिनर्स, बाय द फेडरल बोर्ड एज वेल। तो आपने इस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना। देन लैकिंग क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। ज़ाहिर है वो क्लियर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं लिखे होंगे, आपने इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी और एक ही पॉइंट को आपने इतना डिटेल में डिस्कस कर दिया होगी, बाकी पॉइंट्स के लिए जगह ही नहीं बची होगी, या उसके लिए जो है वो फिर उसकी लेंथ एक्सीड कर जाएगी, तो आप उसको कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, तो वो क्लैरिटी नहीं होगी और वो फिर सेंटेंसेस में और आइडियाज़ में कोहेरेंस कहीं ना कहीं कम होगा। देन इग्नोरिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग। इस चीज़ के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इफ़ यू आर डीलिंग विद द लैंग्वेज पेपर, वेदर इट इज़ उर्दू और इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज पेपर आपका है, तो उसमें आपकी ग्रामर कहीं ना कहीं वायलेट अगर हो रही होगी तो ग्रामर की पंक्चुएशन की मिस्टेक, या आपने सब अच्छा किया, आपने कोर एलिमेंट्स को उठाया, आपने प्रिसाइज भी किया, and everything is okay, but you have some punctuation mistakes, you have some grammatical mistakes, वहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक्स करते हैं तो आपके नंबर वहाँ से कम हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। तो जिन बच्चों के टेंसेस वीक हैं, तो टेंसेस के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको शेयर कर चुका हूँ, तो बेसिक्स कम से कम आपकी गलत ना हो। बाकी चलें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो दैट्स अ डिफरेंट केस, बट बेसिक्स आपकी ठीक होनी चाहिए। देन यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी अननेसेसरीली। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अगर आपकी वोकैबुलरी, हाँ, कुछ अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, कुछ अच्छे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, लेकिन समरी में तो हम उसको रीफ्रेज करते हैं, उसको सिंपलेस्ट वे में पेश करते हैं। समझ आ गई है? तो टेक्स्ट अगर आपके पास मौजूद है और उस टेक्स्ट में से आपने कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके लिखी हैं, तो वो एक ऐसा एक आप समरी उसमें लिखें ताकि उसको पढ़ के समझ आ जाए। जब आपने इतने मुश्किल वर्ड्स उसमें यूज़ किए हैं और वो आपने, क्योंकि अब वोकेबलरी किस, जिन बच्चों की अच्छी वोकेबलरी होती है, जो बुक्स रीडिंग करते हैं, उनको होता है कहीं ना कहीं वो शो ऑफ करें अपनी कि वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं या वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, एंड दे हैव बंडल ऑफ वर्ड्स, और वो सब के सब वर्ड्स को वहाँ पे घुसाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बल्कि जो हमारे कॉम्प्रीहेंशन बाकी क्वेश्चन हैं वहाँ अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, वहाँ अच्छे एक्सप्रेशन यूज़ करें, बट समरी में आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल या कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी से आप जो है वो गुरेज करें। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपके आपके हक में, ये तो स्टूडेंट्स के हक में। यू आर नॉट सपोज टू क्रैम सच बिग वर्ड्स और इस तरह की स्पेलिंग्स याद करना, ये सारी चीज़ें, तो इससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो समरी में आपका फोकस इन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा तो शायद मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। देन वन मोर मिस्टेक, रिपीटिंग आइडियाज़ और फ्रेजेस। तो कोई भी आइडिया जो आप पहले बता चुके हैं, अब यू आर लैकिंग वर्ड्स, यू आर लैकिंग एक्सप्रेशंस, अब आपको लगता है कि यार समरी तो मैंने बहुत छोटी लिखी है, तो ऐसा करता हूँ जो ऊपर लिखा है वो उसको दोबारा थोड़ा सा रीफ्रेज्ड वर्जन लिख लूँगा तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना होता। ये जो 2 नंबर तरीके होते हैं नंबर लेने के, ये बाज़ दफ़ा कहीं ना कहीं आपको डुबो देते हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं, आप थोड़ी सी एफर्ट करके थोड़ा सा ध्यान से अच्छे नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा वो ओवर स्मार्ट होने की वजह से आप लोग जो है वहाँ से नंबर आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। देन राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन आई वी, ये बड़ी डिटेल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और मैंने कहा था समरी में दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा। कभी भी आपकी समरी राइटिंग जो होगी वो आई या वी प्रोनाउन के साथ, इनफैक्ट यू प्रोनाउन के साथ भी नहीं होगी, सेकंड पर्सन के साथ भी नहीं होगी। ठीक है, जब भी हम समरी लिखते हैं तो हम थर्ड पर्सन नैरेटिव के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। एंड आई होप कि अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, क्योंकि पिछली वीडियो में ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। सो दीज वर सम ऑफ द मिस्टेक्स। थोड़ी सी ये इस स्लाइड में मैंने टाइम ज़्यादा गुजारा ताकि आपको पता हो कि मिस्टेक्स बेसिकली बच्चे करते क्या हैं, कहाँ पे उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं, ताकि हम इन सारी की सारी चीज़ों से बचें। और ये सारी की सारी चीज़ें जब आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, इसके अलावा तो उस पर और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन यह कि कम से कम इन मिस्टेक से आप बच जाएंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और आपको आपके थॉट्स में क्लैरिटी होगी, आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। यहाँ तक तो आपसे बातें हो गई और आप भी कहेंगे यहाँ तक बातें चली गई, हमें पता चल गया समरी क्या होता है, समरी का क्या पर्पस है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं और किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करने हैं। बट अब मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे एक पैसेज दिखाऊंगा, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे और उसके बाद वो सारी की सारी 5 की 5 टेक्निक्स उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि जब आपके पेपर में आपके सामने टेक्स्ट आए या घर बैठ के भी जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ टेक्स्ट की या कुछ पैसेजेस की प्रैक्टिस करें, तो आपको पता हो कि सबसे पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो उन स्टेप्स को फॉलो करके कैसे एक अच्छी समरी, एक्यूरेट समरी जो है वो लिखी जा सकती है। तो ये एक सैम्पल आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पैसेज है, इस पैसेज को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, मोटा मोटा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि मोटी मोटी बात हमें समझ में आ जाए। उसके बाद एक एक करके तमाम एलिमेंट्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हमें इस टेक्स्ट को अच्छे से एट द एंड ऑफ डे हम उसको समरी अच्छे से लिख सकें। Regular physical exercise is crucial for maintaining overall health and well-being. Engaging in physical activity daily not only helps improve physical fitness but also boosts mental health. Exercise releases endorphins, chemicals in the brain that act as natural painkillers and mood elevators. These chemicals reduce stress, alleviate anxiety, and fight symptoms of depression, helping individuals feel more relaxed and happier. Moreover, exercise play a key role in weight management. By burning calories, it helps maintain a healthy weight, reducing the risk of obesity. Physical activity also strengthens the heart, improves blood circulation, and lowers the risk of cardiovascular diseases. It has been proven to help regulate blood sugar levels. It has been proven to help regulate blood sugar levels, reducing the risk of developing type 2 diabetes. In addition to its physical and mental benefits, daily exercise improves sleep quality, and people who exercise regularly fall asleep faster and enjoy deeper sleep compared to those who lead a sedentary lifestyle. Regular physical activity also boosts energy levels, making daily tasks easier to manage. Incorporating exercise into one's daily routine doesn't necessarily require intense workouts. Some activities like brisk walking, cycling, swimming, or even gardening can offer significant health benefits.
The key is to stay consistent and choose activities that are enjoyable to make exercise a sustainable habit. In conclusion, daily exercise is a vital part of maintaining both physical and mental health. It helps manage weight, it reduces the risk of chronic diseases, improves mood, and enhances overall quality of life. To reap the benefits of exercise, individuals should aim for at least 30 minutes of moderate activity each day. अब आपके सामने मैंने सारे के सारा टेक्स्ट रीड किया. जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 10 to 15 seconds and just think about the topic of this passage. फ्रेंड्स, आपको ये तो चीज़ समझ आ गई है कि हमारा जो पैसेज था ये एक्सरसाइज से मुतल्लिक था. और अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ तो हम ये बताया गया था कि एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके हमारे मेंटल क्या बेनिफिट्स हैं और फिज़िकल क्या बेनिफिट्स हैं. जहनी तौर पे हमें सुकून मिलता है और हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं. और फिज़िकल हमारे जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है. और उसके साथ से ये बताया गया कि हमारा जो स्लीप साइकिल है बेसिकली वो बेहतर होता है. और एंड पे ये बताया गया कि लाजमी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम और बाकी इन चीज़ों में जाना पड़ेगा. इवन गार्डनिंग और ब्रिस्क वॉकिंग से भी आप जो है वो उसको भी एक्सरसाइज के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो लुबे लुबाब हमने जब किसी भी उसको पढ़ना है तो हमें सिर्फ टॉपिक समझ आना चाहिए. मैंने आपको बताया था कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग की हम टेक्निक इस पे आजमाएंगे. बहरहाल दिस वाज द पैसेज, आपने एक दफ़ा पढ़ लिया. इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आपको नहीं समझ आए होंगे. फॉर एग्जांपल कुछ इसमें मेडिकल टर्म्स थी. इफ़ आई रिकॉल दोज मेडिकल टर्म्स, आपके पैसेज नंबर 1 में थर्ड लाइन में आपको एंडोर्फिन्स का मतलब समझ में नहीं आया. लीव दैट डिस्कशन, छोड़ दें उसका मतलब क्या था. सेकंड आपका जो था उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ था, आपको नहीं समझ आया, छोड़ दें उस चीज़ को. ठीक है. वैसे बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो ये टर्म्स पता होंगे और हमें जनरली पता है कि कार्डियो दिल से रिलेटेड होता है और कार्डियोवैस्कुलर जो है वो उसको हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं कि दिल से रिलेटेड कोई चीज़ होगी. ठीक है. दिल की बीमारियाँ समझ लें आप. ठीक है. डायबिटीज़ या कुछ ऐसे वर्ड्स अगर उसमें यूज़ होते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे तो वो 3-4 वर्ड से आपने पूरे के पूरा वो एक जहन बना लेते हैं स्टूडेंट्स के. ये मुश्किल वर्ड्स हैं तो समझ नहीं आ रहा. ऑल्दो कि दिस टेक्स्ट वाज क्वाइट सिंपल. अब इसी टेक्स्ट को लेके हम इस पे सारे के सारे टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं. और स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्टेप 1 और 2 मैंने दोनों को मर्ज किया है क्योंकि स्टेप 1 में और 2 में हम एस और एम. एस से होता है स्कैनिंग, जिसमें हम स्कैनिंग और स्किमिंग दोनों को यूज़ करेंगे. ठीक है. सिर्फ स्कैनिंग को यूज़ नहीं करेंगे. और 2 में हम उन्हीं को हाईलाइट करते हैं. ठीक है. जो आपने पढ़ लिया उसको आपने स्किमिंग की, मोटा मोटा पढ़ा, सरसरी सी नज़र गुजारी, और स्कैन करते हुए आप उसकी डिटेल में जाते हैं और डिटेल में जाके फिर हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं उन पॉइंट्स को जो आपको लगा कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, यहाँ पे आपने ये काम करना है कि यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं सबको आपने हाईलाइट करना है क्योंकि फ़िल्टर हम बाद में कर लेंगे. अब जितना भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में ये टॉपिक था और उसके बारे में कहा गया कि मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ, उसमें फिजिकल हेल्थ भी है और मेंटल हेल्थ भी है. देखो फिजिकल मेंटल दोनों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. ठीक है. उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. देन मैंने क्या हाईलाइट किया हुआ है, रिड्यूस स्ट्रेस, एलिवेट एंजाइटी, फाइट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, रिलैक्स्ड, हैप्पियर. ये सारे के सारे उसके फ़ायदे हैं. तो देखिए मैंने पहले पैराग्राफ में से क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं. मूविंग टूवर्ड्स और नेक्स्ट पैराग्राफ, वेट मैनेजमेंट, बर्निंग कैलोरीज, मेंटेन अ हेल्दी वेट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ओबेसिटी. ये सारे के सारे हमारे जो ना वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं. Then strengthens the heart, blood circulation, cardiovascular diseases, regulate blood sugar levels and type 2 diabetes. ये सारे के सारे जो उसके फ़वाइद हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं. इन द सेकंड स्लाइड मैंने यहाँ पे स्लीप क्वालिटी की बात की. स्लीप, फॉल अस्लीप फास्टर, के जो लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं उनको नींद जल्दी आती है. डीपर स्लीप उनकी होती है. बूस्ट एनर्जी लेवल, डेली टास्क ईजियर, दिन के जो काम है उनके आसान हो जाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में डजेंट नेसेसरली रिक्वायर्ड इंटेंस वर्कआउट, के एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली आपको जिम में ही जाना पड़ेगा और अगर आप जिम में नहीं जाते तो आपकी एक्सरसाइज नहीं हो सकती. और आप सम एक्टिविटीज़ लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, इनको भी आप कर सकते हैं. इनको भी आप एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं. चूज़ एक्टिविटीज़ दैट आर इन्जॉयबल, वो एक्टिविटीज़ आप इनमें से सेलेक्ट करें जिनको आप इन्जॉय करते हैं. ये एक काइंड ऑफ ओपिनियन दी गई थी, एक सजेशन दी गई थी. ठीक है. देन लास्ट वन में से मैंने कहा कि ये वाइटल पार्ट है, एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी का एक वाइटल पार्ट है और एटलीस्ट 30 मिनट्स करनी चाहिए. देखिए सिर्फ मैंने 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया. ठीक है. अब इस सारे को पढ़ के मैंने ये देख लिया कि इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो स्किमिंग से मैंने क्या किया
कि एक सरसरा सा उसको मैंने पहले पढ़ा, रीडिंग की, और स्कैनिंग में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे नज़र आए, कम ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि स्टेप नंबर 3 में अरेंज की पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने अरेंज करने हैं। अब आपके सामने मैं एक अरेंज्ड फॉर्म में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके लिख दिए, जो कि मैंने 8 पॉइंट्स निकाले हैं, और 8 पॉइंट्स में आगे फर्दर डिस्कशन भी आपके सामने की है। आप पेपर में क्या कर सकते हैं कि जिन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया हुआ है, जिनको आपने अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल के साथ, आप उसी पैराग्राफ के सामने जस्ट इन बुलेट्स 2-3 वर्ड्स में, फ्रेजेस की फॉर्म में उनके सामने लिख दें कि इस पैराग्राफ में ये और ये बात हुई है। 3 से 4 पॉइंट आपने लिख दिए। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये और ये बात हुई है। तो हर एक पैराग्राफ से आपने 2, 3, 4, 5 आपने जो है पॉइंट्स निकाल लिए, या आप साइड पे नहीं लिखना चाहते तो आप उसमें ना लिखें, लेकिन आप हाईलाइट करके, आपको पता हो, बेशक वहाँ पे नंबरिंग दे देंगे, ये 4 बातें हुई हैं इस पैराग्राफ में, ये 3 बातें दूसरे पैराग्राफ में, 3 बातें तीसरे पैराग्राफ। तो इस तरीके से पूरे पैसेज के आपके पास जो कोर एलिमेंट्स हैं, जो हाईलाइटेड जो एलिमेंट्स हैं, वो आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। अब मैंने इसमें से क्या हाईलाइट किया कि रेगुलर एक्सरसाइज इज़ क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। ये मैंने पूरा एक इसको रेड से क्यों मैंने मार्क किया कि मुझे पता है कि ये एक्सरसाइज के बारे में, और जनरली इस पूरे पैसेज में जो बात हुई है वो ये बात हुई है कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ओवरऑल हेल्थ का देखो कितना अच्छा वर्ड यूज़ हुआ कि वो मेंटल भी है, उसमें फिजिकल भी है, उसमें स्लीप भी आ जाती है, उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो ओवरऑल हेल्थ को मैंने कह दिया कि उसके लिए हमारी फिजिकल जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स में मैंने लिखा रिड्यूसेस स्ट्रेस, एलिवेट्स एंजाइटी, हेल्प्स फाइटिंग डिप्रेशन, मेक यू फील मोर रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स में वो मेंटल थी, और फिजिकल में क्या, बर्न कैलोरीज, हेल्प मेंटेन अ हेल्दी वेट, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओबेसिटी। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि दिल से रिलेटेड जो चीज़ें थी, उसमें मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रेंथन द हार्ट, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, लोअर्स रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। ब्लड शुगर रेगुलेशंस की मैंने लिखा कि रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को मैंने एक अलग उस पोर्शन में आपके सामने पॉइंट के तौर पे प्रेजेंट किया। देन इम्प्रूव्स स्लीप साइकिल, नींद के बारे में जो बात की थी कि ये जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो जल्दी उनको नींद आती है, प्रमोट्स डीपर स्लीप, और उनको अच्छी नींद आती है। बूस्ट एनर्जी लेवल, तो ज़ाहिर है जब आपकी नींद अच्छी पूरी होगी तो जो दिन के जो आपके टास्क हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे, तो इस पॉइंट को मैंने ऐड किया अलग से। देन पॉइंट 7 में एक्सरसाइज डजंट नीड टू बी इंटेंस, कि लाजमी है कि एक्सरसाइज से मुरा के 2-2 घंटे आपने जिम में पसीने निकालने हैं तो उसी को एक्सरसाइज कहा जाता है। यू कैन डू ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, गार्डनिंग और इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ जिसको आप इंजॉय करते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की, चूज़ इंजॉयबल एक्टिविटीज़, एम्स फॉर 30 मिनट्स एक्सरसाइज डेली, के 30 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज करें, बेशक साइकिलिंग करें, गार्डनिंग करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो ये सारे के सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं आपको मिल सकते हैं और मिलेंगे। तो ये मैंने इसमें से पॉइंट्स निकाल दिए। आपने परेशान नहीं होना कि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बना दिए हैं तो ये तो समरी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 हमारा आर से शुरू हो रहा था, और रिमूव अननेसेसरी डिटेल। तो उन सब पॉइंट्स को आप सामने रखें और देखें इनमें से कौन सी चीज़ वो अननेसेसरी है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ें सारी इस पैसेज में इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उन्हीं 8 पॉइंट्स को मैंने 8 ही रखे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा काम का पॉइंट है कि कभी भी आपने जो एलिमेंट, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाला है, आप उस पॉइंट को कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट। आप स्लीप का एलिमेंट में से निकाल दें फॉर एग्जांपल, तो स्लीप की 5-6 लाइनें वहाँ लिखी हुई थी, तो अगर मैं अपनी समरी में एक लाइन भी स्लीप के बारे में ना लिखूँ तो वो तो फिर बीच में से पॉइंट मिस हो गया मुझसे। तो ऐसा नहीं करना, आपने पॉइंट्स सारे के सारे लिखने हैं, लेकिन उनको रिड्यूस करना है, उन्हीं को फिल्टर करना है, उन्हीं को आपने रीफ्रेज करना है। अगर वहाँ 8 लाइनें थी तो आप यहाँ पे 2-3 लाइनों में लाजमी उसको बयान करेंगे। अगर वहाँ एक ही लाइन थी तो आप उसको बेशक एक आधी लाइन में, एक शॉर्ट से एक्सप्रेशन में आप उसको बयान करें, लेकिन आप उसको बयान लाजमी करेंगे। तो 8 के 8 पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं। तो पहला पॉइंट है कि रेगुलर एक्सरसाइज इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, जो कि मैंने पॉइंट अपना शुरू में रखा हुआ था क्योंकि वो पूरे टेक्स्ट का अहाता कर रहा था, तो वो मैंने उसको एज इट इज़ रखा। रिड्यूसेस स्ट्रेस, एलिवेट्स एंजाइटी एंड हेल्प्स फाइट डिप्रेशन, एड्स इन वेट मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, स्ट्रेंथन्स द हार्ट। अब देखो फॉर एग्जांपल थर्ड पॉइंट में मैंने क्या कहा कि वेट मैनेजमेंट। अब वेट मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब उससे फैट बर्न होता है या उससे कैलोरीज बर्न होती हैं, ये उसकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो अब जब मैं इस पॉइंट को वहाँ पे हाईलाइट करूँगा तो मुझे, अगर मैं डिटेल में नहीं भी जाता, मैं सिर्फ ये लिखता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपको क्या मदद मिलती है कि इट हेल्प्स एड इन
इट हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, कि वो आपके वेट मैनेजमेंट में काम करता है। वेट कैसे मैनेज होता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है और उसको कैसे कम किया जाता है। Then strengthen the heart, improves blood circulation and lowers the risk of cardiovascular diseases, regulates blood sugar levels and reduces the risk of type 2 diabetes. डायबिटीज़ का जिक्र भी मैंने लाजमी करना है यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जिक्र था। Enhances sleep quality, helps you fall asleep faster and boost energy levels. Effective activities include brisk walking, cycling, swimming and gardening. These activities or one of these activities should be in there in your regular exercises और at least 30 मिनट के लिए होना चाहिए। तो देखें सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़ टू टर्न इनटू समरी। जो आपने सारी वर्किंग की, आपने स्किमिंग की, आपने स्कैनिंग की, आपने हाईलाइट किया, आपने उन सारे के सारे पॉइंट्स को जब लिखा, फिर उसको आपने फ़िल्टर किया, अब उन सारे पॉइंट्स को ज़हन में रखिए। अब वो काम आएगा जो पेपर में आप लिखेंगे और जो आपका चेक होगा जिसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब वो काम आपने करना है और वो बड़े ध्यान से आपने काम करना है। अब जो यहाँ पे मैंने समरी लिखी है, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, एलिवेट एंजाइटी एंड फाइट डिप्रेशन, contributing to a more relaxed and happier state. Exercise also supports weight management by burning calories and reducing the risk of obesity. It strengthens the heart, improves blood circulation, and lowers the risk of cardiovascular diseases, while also regulating blood sugar levels and reducing the risk of type 2 diabetes. Additionally, exercise enhances sleep quality, helps you fall asleep faster, and boosts energy levels. Engaging in activities like brisk walking, cycling, swimming, and gardening is effective, and it's important to aim for at least 30 minutes of moderate exercise daily. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने कमाल क्या किया, जो वहाँ पे लिखा था वही तो सर ने लिखा और इसमें तो कोई कमाल नहीं किया। आप कह रहे थे कि उसको रीफ्रेज करना है, उसमें आपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। तो टेक्स्ट को अगर आप देखें, टेक्स्ट की नेचर को आप देखें तो दिस टेक्स्ट वाज क्वाइट सिंपल और एक जनरल टेक्स्ट था। तो जनरल टेक्स्ट में हमें यही तो फ़ायदा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर आप एक अच्छे ऑब्ज़र्वर हैं तो आप इसको पॉज करके देखें कि इसमें क्या क्या मैंने उस्तादी मारी है और क्या क्या मैंने यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई है। देखिए वहाँ पे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हुए थे, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ से कोई सेंटेंस पढ़ता हूँ। यस, फोर्थ लास्ट लाइन में, एडिशनली एक्सरसाइज एनहांसेस स्लीप क्वालिटी, कॉमा, हेल्प्स यू फॉल asleep फास्टर, कॉमा, एंड बूस्ट एनर्जी लेवल्स। अब मैंने 3 सेंटेंसेस को मर्ज करके एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है, यही सेंटेंसेस वहाँ पे अगर 3 सेंटेंसेस तो मैंने उन तीनों को मर्ज करके एक ही सेंटेंसेस में बातें तीनों की हैं और उसको चंक्स में उसको उठाया, उसको मैंने फ्रेज की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया और ये मेरे पास जो है वो एक सेंटेंस बन गया। दिस इज़ हाउ आई समराइज द टेक्स्ट। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड लोअर्स द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज वाइल आल्सो रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ और जो ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें थी, इन दोनों को मैंने मिक्स करके एक ही सेंटेंस में, ऑल्दो कि सेंटेंस जो है वो थोड़ा बड़ा था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने उन सारी बातों को मर्ज करके एक ही सेंटेंस में लिख दिया। तो एक बात आपको यहाँ से पता चली कि अगर आपने डिफरेंट आइडियाज़ को, जो कि डिफरेंट आइडियाज़ से मुराद है कि अगर कुछ सेंटेंसेस एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात हो रही है या हार्ट के बारे में वहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आप उन 4 के 4 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द टेक्स्ट और दिस इज़ हाउ यू कैन रिड्यूस द टेक्स्ट। तो आप इसको समराइज्ड वर्जन कह सकते हैं उसका। इसी तरीके से अगर एक पैराग्राफ ऐसा है जिसमें यह बताया गया है कि एक्सरसाइज किस तरीके से आपकी नींद में मदद करती है और उससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो पूरा एक पैराग्राफ है, तो आप उसी पैराग्राफ को 2 या 1 सेंटेंस, अगर शॉर्ट पैराग्राफ है तो 1 सेंटेंस में, अगर बड़ा पैराग्राफ है 2 सेंटेंसेस में, कंपाउंड सेंटेंसेस में उस सारी की सारी बात को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मुझे किस तरीके से डिफरेंट आइडियाज़ को या एक ही कैटेगरी में डिफरेंट सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस के अंदर, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर मुझे लिखना है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द टेक्स्ट एंड यू कैन रिड्यूस द टेक्स्ट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे मेरे वर्ड्स हैं 124 और ओरिजिनल टेक्स्ट में मेरे पास जो वर्ड्स थे दैट वर 272। ये 1/3 नहीं बनता, लेकिन ये आपके सामने टेक्स्ट है, आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भी मैंने नहीं लिखा। तो अगर 1/3 से थोड़ा सा आप वायलेट हो रहे हैं तो इस पर परेशानी वाली कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा आप उसको वायलेशन ना करें। जब मैं आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करूंगा तो मुझे पता है कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के लिए समरी के लिए कितना पेज मुझे रिक्वायर्ड होता है,
एक ही पेज होता है, इसके ज़्यादा आपके पास जगह नहीं होती। तो उसमें आपने तकरीबन 65 टू 70% पेज का यूज़ करना है। थोड़ा सा अगर आप वहाँ बढ़ भी जाते हैं तो वहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 4-5 लाइनें छोड़ें, लास्ट वाली उस ऊपर तक अपनी समरी को अपनी एंड करें, ठीक है। वो मैं पेपर प्रेजेंटेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने पेपर में कितना लिखना है। लेकिन बताने का मकसद ये कि अगर थोड़ा सा उसको वॉयलेट भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। दिस इज़ हाउ यू कैन समराइज एनी टेक्स्ट। सो नाउ इट्स योर टर्न। अब मैंने आपके साथ सारी के सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे और आपने स्लाइड्स के थ्रू उसको एंजॉय भी किया होगा। स्लाइड्स पे मैं टाइम ज़्यादा स्पेंड इसलिए भी कर रहा होता हूँ कि स्लाइड्स थोड़ी सी इंगेजिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, दिखने में भी खूबसूरत हों, प्रेजेंटेबल हों, ताकि आपको एक वो टॉपिक के साथ साथ आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हो। सो आपने क्या करना है, आपके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लान जो है वो बनाया। बेसिकली मैंने ChatGPT से पूछा और उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दी कि वी आर वर्किंग ऑन समरी राइटिंग एंड आई वांट टू सजेस्ट माय स्टूडेंट्स हाउ टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फॉर दिस पर्पस। और उसने मुझे ये सजेशंस दी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने उसको एज इट इज़ कॉपी किया कि प्रैक्टिस समराइजिंग वन पैसेज ईच डे। आपने रोज़ाना एक पैसेज जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप पैसेज 250 टू 350 वर्ड्स का भी ले सकते हैं, जो कि आपके पेपर में जो उसकी रिक्वायरमेंट है और जिस तरीके से आपके पेपर में आना है। अगर आपकी राइटिंग या आपकी समरी के इश्यूज़ हैं तो आप थोड़ा कम पैसे 100 वर्ड्स का भी ले सकते हैं, आप 150 का भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और आपने उस पे सारी की सारी टेक्निक्स हैं, स्मार्ट टेक्निक्स, SMART, वो सारी की सारी टेक्निक्स आपने उसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपने सिर्फ एक पैसेज पे काम करना है। अब मार्क इंपॉर्टेंट आइडियाज़ बाय हाईलाइटिंग और नोटिंग डाउन इसेंशियल डिटेल्स, ये मैंने आपको बता दी। स्मार्ट टेक्निक में आप खुद से खुद इस पर अप्लाई कर देंगे। सेट अ टाइमर फॉर 30 मिनट्स टू स्टे फोकस्ड। आपने डेली बेसिस पे समरी राइटिंग को 30 मिनट्स देने, ठीक है। आई नो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, आई डोंट वांट यू टू बी बर्डनाइज कि आप जो है वो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रहें, बाकी सब्जेक्ट्स ना पढ़ें। लेकिन स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस सब्जेक्ट, जिनको पता है कि इंग्लिश में मेरे इश्यूज़ हैं, तो वो 10 दिन 15-20 दिन जब इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, वो यूज टू हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसका टाइम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स आपको इस पे स्पेंड करने, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। देन रिव्यू एंड रिवाइज समरी फॉर क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। आप उसको रिव्यू करें, खुद उसका जो है वो सेल्फ असेसमेंट करें, आप खुद से उसको मार्क करें कि क्या जो चीज़ें मुझे बताई गई थी या सर ने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो सारे मैंने यहाँ पे अप्लाई किए अच्छे तरीके से। और इससे अच्छा ये हो सकता है कि आप अपनी समरी को शेयर करें विद द पीयर और टीचर फॉर फीडबैक। कोई ऐसा बच्चा आपकी क्लास में हो जिसको बहुत अच्छी समरी राइटिंग आती है और वो बहुत अच्छे से लिखता है, तो आप उसके साथ उसको शेयर कर सकते हैं, या अपने टीचर को समरी चेक करवा सकते हैं कि ये मैंने समरी लिखी, ये मेरे पास पैसेज था, तो चेक करें कि इसमें मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं और मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न इन अ बेटर वे। एंड कीप अ जर्नल ऑफ योर समरीज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। एक अपने पास रजिस्टर बना लें, एक डायरी बना लें, जिसमें आप लिखेंगे समरी 1, समरी 2, समरी 3। तो समरी 1 में मुझे टीचर ने कितने नंबर दिए, समरी 2 में कितने नंबर दिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिकॉर्ड योर परफॉर्मेंस के मेरे अंदर जो क्या चेंज आया और कितनी मेरी इंप्रूवमेंट जो है वो समरी राइटिंग में दिखाई। सो इफ़ यू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी समरी राइटिंग जो है वो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी और पेपर के पर्सपेक्टिव से आपके इसमें अच्छे से नंबर भी आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। आई होप कि आपने इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मैं हर वीडियो में इस चीज़ को बताता भी हूँ और बताता भी रहूँगा कि आपने इस सारे के सारे प्रोसेस को एंजॉय करना है। यू आर नॉट जस्ट सपोज टू लिसन एंड जस्ट सपोज टू टेक दिस merely एज एन एकेडमिक स्टफ़। ऑल दो ज़ाहिर हम एकेडमिक्स पे ही बात करते हैं, लेकिन क्लास में भी मेरी यही कोशिश होती है और यहाँ पे भी मेरी यही कोशिश है कि आप इस सारे के सारे प्रोसेस को, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करें। आपको ये वीडियो देखने के बाद ये फ़ील आया कि आज मैंने एक नई चीज़ सीखी है, और इससे पहले जो मैं समरी राइटिंग करता था या करती थी, आज उसमें कुछ चीज़ों का इजाफा हुआ है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद चीज़ें समझ आ रही हैं? जब आप उसको लाइक करेंगे या आप अपने जो कंसर्न्स हैं वो वहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, समझ आई आपको और आपकी लर्निंग में इजाफा हुआ, तो आप उसको लाइक करेंगे। और अगर आपने कोई चीज़ स्टिल इफ़ यू हैव सम पॉइंट्स टू डिस्कस, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपकी कमेंट्स का जो है वो जवाब भी दूंगा। मज़ीद क्लैरिटी चाहिए तो यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और सबको ही मैंने वॉइस पे या रिटन फॉर्म में या टाइप फॉर्म में उनको मैंने समझाया। सो द स्टेज इज़ अप टू यू नाउ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन एंड दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई होप you got the point and you know each and every aspect of question number 2. Inshallah, in the next video, we'll be discussing question number 3. So stay blessed and have a nice day.